दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग सभी को। और दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 30 नवंबर के जो करंट अफेयर्स के टोटल टॉपिक हैं, 70 टॉपिक इसमें हो चुके हैं। और उसके बाद कुछ 60 टॉपिक हैं जिसको हम लोग 1 घंटे में कवर करेंगे। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा और इस पर संबंधित एमसीक्यू जल्दी तैयार कर दिए जाएँगे, तो आप उसको भी आप जो है सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी कई बार हो जाएगा। इससे पहले 3 महीने की आपको कंप्लीट मैगज़ीन और एमसीक्यू सेशन दे दिए गए हैं। अब हम लोग उल्टा चलेंगे। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर और अगस्त, ये 5 महीने, 6 महीने के हम लोग पहले कर लेंगे। ये 6 महीने से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा महीना दिसंबर जो है, ये 4 महीनों की आपको दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर और अगस्त जुलाई तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में जो लोग भी इसको देख रहे हैं, एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे इसे। तो चलिए हम लोग 70 न्यूज़ पहले देख चुके हैं, ठीक है ना? 70 न्यूज़ के बाद जो है दोस्तों हमारा जो 71 पर है। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सह-संस्थापक हैं। सह-संस्थापक यानी कि को-फाउंडर हैं, उनको जो है लेकर के काफ़ी चर्चा रही इन दिनों। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आप प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है। ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी जिसका है, ये ओपन एआई कंपनी है, इसकी ओनर कंपनी। तो दोस्तों ओपन एआई के सह-संस्थापक सैम ऑल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने की घोषणा की है। वे माइक्रोसॉफ्ट की नई एडवांस एआई रिसर्च टीम का नेतृत्व करेंगे। हालाँकि माना जा रहा है कि इनकी कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने इनको अपनी कंपनी से ही हटा दिया है और इनको बाद में दबाव में 70% कर्मचारी जो है इस्तीफा देने के मूड में आ गए थे। उसके बाद इनको जो है नया पद दिया जा रहा है। ऑल्टमैन ने ओपन एआई की स्थापना 2015 में की थी। वह कंपनी के सीईओ रहे हैं और उन्होंने कंपनी की एआई अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओपेनएआई एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान प्रयोगशाला है, जिसमें जिसमें गैर लाभकारी ओपेनएआई निगमित और इसमें लाभकारी सहायक निगम भी है, ओपेनएआई लिमिटेड पार्टनरशिप शामिल है। ओपेनएआई मित्रवत एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंडली होता है, जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दे रही है, विकसित करने में घोषित इरादे से एआई अनुसंधान करता है। ओपन एआई सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर आधारित सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है। ओपन एआई की स्थापना 2015 में इलिया सुटकेंडो, ये सब जो हैं इनके नाम हैं कुछ, इनको बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। जॉन सुलमन हैं, आपके पामेला वागाटा हैं और विकी चेउंग हैं और इन सभी को का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के एलपी को लगभग जो है ये 1 बिलियन यूएस डॉलर अरब डॉलर जो है वो निवेश किया था। 2023 में इन्होंने 10 अरब डॉलर का और भी निवेश किया है। ठीक है ना? इसको लेकर के इनकी ओनरशिप जो है ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के पास आ गई है, जिसको लेकर के अभी जो है ये अटकलें चल रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। सेसिन्स पलासियोस जो है सेनिन्स जो है पलासियोस, ये मिस यूनिवर्स बनी है 2023 में। 1 मिनट में देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही। चलिए बिल्कुल सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो टेनिन्स पलासियोस जो है मिस यूनिवर्स बनी है 2023 की। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, कहाँ प्रतियोगिता हुई है, कौन जीता है और किस देश से ये संबंधित। ठीक है ना? अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में, याद रखिएगा। अब एल सल्वाडोर जो है किस महाद्वीप में पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे हमें। 19 नवंबर 2023 को हुए मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में निकारागुआ की सेनिन्स पलासियोस को विजेता घोषित किया गया है। शेनिन्स पलासियोस मिस यूनिवर्स बनने वाली निकारागुआ की पहली महिला हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पलासियोस का जन्म जो है 2000 में हुआ था। उन्होंने जनसंचार में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वह एक खेल प्रेमी हैं और उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के लिए वॉलीबॉल खेला है। मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका की आर्बोनी ग्रेबियल ने पलासियोस को ताज पहनाया। दूसरे स्थान पर थाईलैंड की एंटोनिया परसिल्ड्स और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की मोर्ना विल्सन रही हैं। ठीक है ना? चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब 73 नंबर न्यूज़ जो है वो हमारा क्या कहता है कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पूछा जाएगा सिर्फ कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन जो है अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा जो है विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 से 22 नवंबर तक 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत का आयोजन जो है अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में आयोजित किया गया था। ठीक है ना?
सम्मेलन का विषय जो था मत्स्य पालन और जलीय कृषि, धन का उत्सव मनाएँ। ठीक है ना? ये थीम याद रख लीजिएगा, 2-3 चीज़ें बस इसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं अगली जो हमारी न्यूज़ है इसमें, और इसमें कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट किए, क्या बातें हुई हैं, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा के। आईसीसी पुरुष क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप जो है, वो पैट कमिंस के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को हरा करके छठा आईसीसी विश्व कप जीत लिया। ठीक है ना? इसमें फाइनल मैच में जो है भारत को हरा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल गुजरात में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके ये प्रतियोगिता छठी बार जीती। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम इससे पहले जो है 8 फाइनल में जा चुकी है और 6 बार ये विश्व कप जीत चुकी है। 87, 99, 2003 में भारत को हराया था, 2007, 2015, 2023 में भारत को हराया था। ठीक है ना? तो इसमें कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा? विराट कोहली रहे। आपको सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हमारे सामी रहे। सबसे ज़्यादा जो है रन बनाने वाले विराट कोहली रहे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होंगी। नहीं होगी तो एक बार बताइएगा, इस पर डिटेल जो है मैं एक बार जो है डेटा भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है ना? वो हालाँकि वो डेटा जो है आपको मिल जाएगा। दिल्ली फुकुओका मैत्री समझौता। अब फुकुओका नाम से आप समझ लेंगे कि ये दिल्ली और फुकुओका, फुकुओका यानी कि जापान के बीच एक जो है मैत्री समझौता। अब ये 2 ट्विन सिटीज़ के रूप में डेवलपमेंट को लेकर के किया जाता है। समझौता जो है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, कल्चर यानी संस्कृत, पर्यटन, टूरिज़्म, विरासत, हेरिटेज, शिक्षा और युवा भागीदारी के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों पर है। मैत्री समझौते को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये समझौता 5 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे और 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये समझौता 2007 में किया गया था और 2015-2020 में भी इसको बढ़ाया गया था। ठीक है ना? बस इतना जान लीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और फुकुओका प्रीफेक्चरल गवर्नर जो है आकियो ओमगारी समझौते में पार्टिसिपेंट रहे। हालाँकि ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएँगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, फुकुओका कहाँ पर है? तो ये जो है जापान का एक शहर है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो टॉपिक हमारा है 76, डॉक्टर एस बद्रीनाथ के बारे में जान लेंगे। काफ़ी फेमस ये डॉक्टर रहे हैं और इनका चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है काफ़ी फेमस था। उसका नाम है शंकर नेत्रालय। ठीक है ना? धर्मार्थ यानी कि चैरिटेबल क्षेत्र में अग्रणी शंकर नेत्रालय के संस्थापक जो है डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ का चेन्नई में निधन हो गया, यानी 83 वर्ष की उम्र में। 24 फरवरी 1940 को चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। मेडिकल कॉलेज चेन्नई से ही इन्होंने पढ़ाई की थी। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में इन्होंने अपना एमएस किया था, पोस्ट ग्रेजुएट। बद्रीनाथ जो है 1978 में चेन्नई के शंकर नेत्रालय की स्थापना की और यह भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के रूप में एक है। शंकर नेत्रालय में लाखों लोगों का इलाज होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ज़्यादातर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। ठीक है ना? बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री भी दिया जा चुका है। यानी कि ये जो है पद्म भूषण इनको कब मिला? पद्म विभूषण है, ठीक है ना? भूषण नहीं है। इनको 1999 में और पद्मश्री जो है 1983 में। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, बस उतना ही अगर आप पढ़ लेंगे, ये मोर दैन सफिशिएंट है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इधर-उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ज़्यादा ही दिया गया है, कंटेंट कम नहीं है। ठीक है ना? कंटेंट कम नहीं है। वन लाइनर भी इसको बनाया जा रहा है। वन लाइनर जैसे ही बनेगा लास्ट के एग्ज़ाम में आपके रिवीजन के लिए दे दिया जाएगा। जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा देश है और अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को राष्ट्रपति चुना गया है। यानी कि वहाँ पर वामपंथी शक्तियाँ पहले सत्ता में थीं, उनको हरा करके निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में संबोधन में उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना की स्थिति गंभीर है। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बड़े बदलाव करने का वादा किया है। जेवियर माइली जो है इन काफ़ी फेमस रहे हैं। अपने सभी चुनाव प्रचार के दौरान जो है अपनी वाइफ के साथ वो दिखते थे और वो जो है आरी जो है जिसको जड़ से उखाड़ फेंकना वामपंथी ताकतों को, तो और इसका जो है प्रतीक माना जाता है। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है जो मुद्रास्फीति, बढ़ती मंदी, बढ़ती गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है ना? इसमें जेवियर माइली ने किसको हराया? तो ये सर्जियो मस्सा जो है इनको हराया है। 55.8% वोट इनको मिले थे। 54वें आईएफएफआई यानी कि इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल जो है इंडिया, जो है ये भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान हेतु माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया था। गोवा में आयोजित किया जा रहा है, बस इतना याद रखिएगा। गोवा में ये आयोजित किया जा रहा है। माधुरी दीक्षित को क्या है, भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए इनको
सम्मानित किया गया है। और भी मूवी जैसे ओटीटी है, पंचायत पार्ट 2 को सम्मानित किया गया। उससे पहले जो है कुछ पुरस्कार और दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना? 79 नंबर हमारा जो टॉपिक है, भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना के लिए डीएमआरसी से समझौता हुआ है। तो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का एक शहर है, आप सभी को पता है दोस्तों। और ये दिल्ली मेट्रो जो रेल निगम है यानी कि डीएमआरसी है, उसके साथ एक समझौता हुआ है जो कि 6,255 करोड़ का है। और इस समझौते के तहत डीएमआरसी परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, परिचालन के लिए जिम्मेदार होगी। परियोजना के पहले चरण में 26 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण किया गया है जाएगा और भुवनेश्वर हवाई अड्डे से कटक के त्रिशूलिया तक ये लाइन जाएगी, जिसमें 20 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, ठीक है ना? ओडिशा सरकार की एक योजना है 5T, जिसका अर्थ है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रांजैक्शन, टैक्सेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये जो है आप ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी, ठीक है ना? तो अगला जो है हमारा न्यूज़ है वो है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में था और इसको जो है दिसंबर माह के भी न्यूज़ में आपको डाला जाएगा, क्योंकि 17 दिन बाद मज़दूरों को निकाल लिया गया, ठीक है ना? सिलक्यारा सुरंग, जो कि यमुनोत्री राजमार्ग पर सिलक्यारा डंडाल गाँव के बीच जो है निर्माणाधीन सुरंग में हादसे हुए, जिसमें जो है 41 मज़दूर फँसे थे। मज़दूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान आज 6वें दिन, अब ये 6वें दिन नहीं 17वें दिन जो है इन लोगों को निकाला गया है, ठीक है ना? ये आगे न्यूज़ में आगे आएगा, ये पहले का न्यूज़ है, ठीक है ना? इसका निर्माणाधीन है ये इस राज्य की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर सुरंग होगी, ठीक है ना? चार धाम महामार्ग परियोजना में ये शामिल है। इस निर्माण जो है मार्च 2024 तक पूरा होना था, लेकिन हादसे के बाद इसको और भी डिले हो सकता है इसमें। चूँकि और भी प्रिकॉशन अब इनकी जो है निर्माण कंपनियाँ हैं, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसके बारे में कुछ और जानकारी है जो कि दिसंबर की मैगज़ीन में भी आपको फाइनल मिल जाएगा। युद्धाभ्यास वज्रपहार, ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। उन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जो है आप सभी के बीच जो है प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे ये जो मैगज़ीन है और ये सारी चीज़ें हैं वो आपको जो है पहली मैगज़ीन जो है निःशुल्क आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऐप पर, अभियान सिविल सर्विसेज़ ऐप पर। साथ ही दोस्तों इसके माध्यम से आप जो है हमारा डेली करंट अफ़ेयर्स, वीकली करंट अफ़ेयर्स अभी जो है वो आप जॉइन कर सकते हैं और इसके द्वारा जो है आप हमारे और भी कार्यक्रम जैसे टेस्ट सीरीज़ चल रही है 90 डेज़, लगभग 5000 प्रश्नों पर टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसको जॉइन कर सकते हैं। पर सभी पर ऑफ़र है। अब ये ऑफ़र जो है समाप्त हो गए हैं, लेकिन इन ऑफ़र में एक नई चीज़ शामिल हुई है, जिसमें अब ये ऑफ़र जो है आप न्यू ईयर 2024, ठीक है ना? न्यू ईयर 2024 NY20 24 करके आप जो है का लाभ ले सकते हैं। तो दिया 30 वाला जो आपको दिया गया था कोड, वो एक्सपायर हो गया है। अब जो है इस नए कोड के साथ आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब ये नए कोड जो है अभी हमने इसका पीपीटी नहीं बनाया है, तो इसमें आपको NY और ये 1 जनवरी तक रहेगा, ठीक है ना? 2030 न्यू ईयर सॉरी 24, ये आप कोड डालेंगे 2024 NY 2024, तो ये कोड के माध्यम से आप सारे डिस्काउंट ले सकते हैं। और ये इन डिस्काउंट की जो राशि है वो सेम रहेगी, आपको ₹287 देने हैं आपके करंट अफेयर्स के सारे मैगज़ीन और एमसीक्यू के लिए। वहीं पे प्री कम मेंस का जो है जो टेस्ट सीरीज़ है, प्रैक्टिस बैच है, इसमें जीएस के और हिंदी के प्रश्न और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको डेली प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और ये जो है आप जो है 30 एमसीक्यू डेली आपको मिलेगा इस टेस्ट। ₹560 में मात्र ये आपको टेस्ट मिलेंगे। ₹1077 में आपको मेंस बैच जो है मिशन सचिवालय के लिए मिलेगा, जिसमें लगभग 6 पत्र और टेस्ट एसे के काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना? एसे के 9 एसे जो है आज आपको जल्दी करा दिए जाएँगे, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसमें दोस्तों और भी हमारे मेंस के लिए, प्री के लिए कोर्स चल रहे हैं, इन कोर्सेज़ से आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है आप हमारे ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 80 न्यूज़ हमारी लगभग हो चुकी है। 80 न्यूज़ के बाद जो है हम 81वें न्यूज़ पर बढ़ते हैं और ये सभी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप पर अभियान सिविल सर्विसेज़ ऐप के माध्यम से जॉइन कर सकते हैं। चलिए युद्धाभ्यास जो है वज्र प्रहार, जो एक्सरसाइज़ है हमारा वज्र प्रहार, उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? भारत अमेरिका संयुक्त सशस्त्र बल अभ्यास जो है वज्र प्रहार का 14वां संस्करण आज उमरोई कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय में है, ठीक है ना? संयुक्त प्रशिक्षण स्थल में प्रारंभ हुआ। अमेरिका के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों द्वारा
पहले विशेष बल समूह एसएफजी के सैनिकों द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी जो है पूर्वी कमान इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है ना। इस युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन 2010 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में किया गया था और भारत अमेरिका संयुक्त सशस्त्र बल का ये 13वां संस्करण जो है बकलोह हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब जो है 20 से 21 से 11 दिसंबर तक, ये 2023 तक अभी भी चल रहा है, मेघालय के स्थित उमरोई छावनी में किया जाता है। उमरोई जो है एक एयरपोर्ट भी है, जो कि मेघालय का एक काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। अब जो हमारा टॉपिक संख्या है जो 82, भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीज़ा सेवाएँ फिर से शुरू कर दी है। दोस्तों अभी देखिए हमारे एक आतंकी संगठन जो है खालिस्तानी के एक नेता को जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर था, उसकी हत्या को लेकर के काफ़ी विवाद क्रिएट हुआ, जिसमें ये पाया गया इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा, फाइव आइज़ अलायंस जो है उसके द्वारा एक घोषित किया गया था कि भारत जो है इनकी हत्या में शामिल है। भारत की एजेंसियाँ जो हैं इसमें शामिल हैं। तो ये सितंबर 2023 में खालिस्तानी आतंकी जो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव हो गए। जिससे कि वीज़ा जो है वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन कुछ वीज़ा अब चालू थे, जैसे प्रवेश वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा। इसके अलावा सारे वीज़ा जो है फिर से जो है शुरू कर दिए गए हैं। ई-वीज़ा क्या होता है दोस्तों? ये 30 दिन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको मिल जाता है और आप जो है 30 दिनों तक किसी भी देश में जहाँ पर ई-वीज़ा अप्रूवल है आपका, वहाँ पर आप रह सकते हैं 30 दिनों के लिए। 30 दिनों की अनुमति होती है। आप आके घूम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और यहाँ पर कोई काम-धाम हो, मैच देख सकते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा के रूप में भी जान सकते हैं। ये आपके बारे में ये रहा। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव। देखिए श्री अन्न पर दोस्तों, एक श्री अन्न का मतलब होता है मोटा अनाज, ठीक है? ये मोटा अनाज पर जो है इस बार निबंध ज़रूर पूछा जाएगा। उस पर भी आपके निबंध लिख दिए गए हैं। आसियान के लिए भारतीय मिशन और कृषि तथा किसान मंत्रालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 22 से 26 नवंबर तक आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना? श्री अन्न वर्ष इस साल मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न। श्री अन्न का मतलब होता है मोटे अनाज। जिसको हम बोलते हैं मिलेट, ठीक है ना? बाजरा भी बोलते हैं, तो ये श्री अन्न है, ठीक है ना? इस महोत्सव में व्यंजन उत्सव आज शुरू हुआ, जिसमें मोटे अनाज वाले व्यंजनों को तैयार किया गया। ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस ये ध्यान रखिए जकार्ता में ये श्री अन्न जो है हमारा कार्यक्रम महोत्सव मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव। अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टोइक जो है बिजली परियोजना, वोल्टोइक नहीं है, वोल्टोइक है ये। तो संयुक्त अरब अमीरात में एक ही जगह पर दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 से पहले, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है 28 जो है वह संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो चुका है और 30 नवंबर से लेकर के और ये चलेगा 12 दिसंबर, ठीक है ना? जिसमें मोदी जी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अबू धाबी में 35 किलोमीटर दूर है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख घरों में बिजली उत्पादन होगा। ठीक है ना? तो ये अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टाइक बिजली परियोजना का उद्घाटन उन्होंने किया था, कॉप 28 के पहले। क्लियर है ना? तो ये बस इतना ही याद रखना है। साथ ही दोस्तों हमारा अगला जो न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। भारत के दिग्गज खिलाड़ी जो हैं, बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित बीएसएफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 उन्होंने फाइनल में अपने ही देश के सौरभ कोठारी को 1000 वर्सेज जो है 416 अंकों से हराया। इस जीत के साथ आडवाणी विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का 26वां खिताब जीता, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीता गया सबसे अधिक खिताब था। ये सारे सन आपको याद नहीं करना है। पहली बार उन्होंने 2023 में खिताब जीता था। अभी इस बार 26वां खिताब जीता है। दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं, इसलिए आपको याद रखना है। बिलियर्ड्स जो है काफ़ी आप जानते होंगे किस तरीके से खेला जाता है। ठीक है ना? इंटरनेशनल एमी अवार्ड के बारे में बात करेंगे। एमी अवार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2 भारतीयों को दिया गया और पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर, जो एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है ना? ये डायरेक्टर एकता कपूर हैं, ठीक है ना? फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ऐसे सीरियल से लेकर के कई मूवीज़ भी इन्होंने बनाए हैं। 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में कॉमेडियन वीर दास को भी, ये भी इंडिया से है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड ये दूसरी बार इन्होंने जीता है। वीर दास लैंडिंग इनका एक शो है, उसको लेकर के ये अवार्ड दिया गया है, दूसरी बार अवार्ड मिला है। लेकिन पहली भारतीय महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर पहली बार कोई पुरस्कार मिले और भारतीय महिला को मिल रहा है तो ये और भी इम्पोर्टेंट। सौरव गांगुली जो है पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट BGBS के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
गांगुली को एक विश्वसनीय और लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखा जाता है। आप इत सब डिटेल इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि भारतीय क्रिकेटर जो है पूर्व कप्तान रहे हैं भारतीय क्रिकेट के और इन्होंने अग्रेसन दिखाया और भारतीय क्रिकेट में काफ़ी बदलाव भी लाया। उसके साथ ही ये जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का कोच, हेड कोच जो है, अभी टी20 आई जो चल रहा है, आज भी एक मैच है, उसमें जो है कौन है इस समय कोच? जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सारे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। विश्व खसरे से मौत के मामले में 43% की वृद्धि हुई है डब्ल्यूएचओ। अभी देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य परीक्षा के लिए है ये, ठीक है ना? तो खसरा क्या होता है आप सभी को पता होगा। अमेरिका के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र सीडीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ एक नई रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में खतरे से होने वाली मौतों की संख्या में 20-21 की तुलना में 43% की वृद्धि हुई है। बस इतनी याद रखेंगे। खसरे रोकने के 2 टीके होते हैं। पहला टीका जो है आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में दिया जाता है और दूसरा टीका जो है आमतौर पर 4 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। ठीक है ना? भारत का डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य क्या है? 2023 तक खसरे को पूर्ण रूप से समाप्त करना। ठीक है ना? टीकाकरण में माना जा रहा है कि ये गिरावट जो है वो लापरवाही हुई है। का दर जो है फातिमा बीबी के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। फातिमा बीबी काफ़ी फ़ेमस है और बहुत कई बार आप लोग परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का 98 वर्ष की आयु में 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वह केरल के पत्तनमथिट्टा जिले के में 1927 में पैदा हुई थी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज में बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर तिरुवनंतपुरम स्थित विधि महाविद्यालय से उन्होंने डिग्री कानून की हासिल की। 1950 में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1900 उन्होंने 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति प्राप्त की और 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो है वो जज बनी है और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली मुस्लिम महिला भी जज यही होंगी फातिमा बीबी, तो ये नाम याद रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा हिंद से आपको कन्फ्यूज़न कोई नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान यानी भारत के बीच जो है ये युद्ध जो है आयोजन किया गया था और ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था, बस इतना याद रखें। आस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये बहुत वन लाइनर टाइप के प्रश्न हैं, कोई बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू काफ़ी चर्चा में रहते हैं, आप सभी को पता है कि वो सीएजी हैं, ठीक है ना? गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है, बस इतना याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्रालय जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के 63वें सत्र में चुना गया। बस इनका नाम याद रखना है और कुछ बहुत डिटेल इनके बारे में नहीं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण। सूर्यकिरण कई बार पूछा जा चुका है, किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में 24 नवंबर 2023 से शुरू हुआ। 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा यानी कि अभी भी चल रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की 1 बटालियन, नेपाली सेना की 1 बटालियन हिस्सा, ठीक है ना? 93 नंबर प्रश्न पर आते हैं, दो टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वन लाइनर टाइप के जो हैं, वो आप जो है अपना शॉर्ट नोट्स बना कर के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है नेट पोलरेक्स, इसके बारे में हम देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना एनओएसडीसीपी के अनुरूप वाडियार तट पर राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि नेट पोलरेक्स 9 नवें संस्करण की शुरुआत की और ये अभ्यास 25 से 24-25 नवंबर को आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, वायुसेना आदि सभी लोग शामिल रहे। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया है। बस इतना ही आयोजित कर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग और ये सारे जो है ना प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको वन लाइनर होते हैं और डिटेल में आपको डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाता है, तो उसका ज़रूरी नहीं है सब कुछ पढ़ना। वन लाइनर आप क्या करिए अंडरलाइन करके निकल भी सकते हैं। ठीक है ना? लचित दिवस और लचित बोरफुकन, इन इस लचित बोरफुकन के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। लचित दिवस पर हर साल 24 नवंबर को असम में मनाया जाता है कौन-सा? लचित दिवस, ठीक है ना? यह दिन जो है अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लचित बोरफुकन कौन थे? ये असम के इतिहास में एक महान योद्धा और सेनापति के रूप में इनको याद किया जाता है। 1671 में सरायघाट की लड़ाई, ये युद्ध भी याद रखिएगा, इतिहास से मुगल सेना को हरा करके असम की स्वतंत्रता की रक्षा इन्होंने की। लचित बोरफुकन का जन्म जो है 1616 में असम के जोरहट जिले में हुआ था। उनके पिता राजा सुबाहा सिंह अहोम साम्राज्य के सेनापति थे।
ठीक है ना? और भी जानकारी इनके बारे में दी गई है, उतना आवश्यक नहीं है आपके लिए। सिर्फ़ यही लचित बोरफुकन जो है उनका जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने 1671 में जो है इनकी जो मुगल सेना है उसको हराया था। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ भारत को वर्ष 2024 के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है, बस इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है ना? इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये याद रखना है कि चीनी बाज़ार में विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में ब्राज़ील तो पूर्वी गोलार्ध में भारत अग्रणी है, ठीक है ना? अब अमेरिका और ब्राज़ील के बाद इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक देश हो गया है। अगर हम बात करें भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी रखता है। 20% उत्पादन में भी इसकी हिस्सेदारी है। सारे आंकड़े आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इम्पोर्टेंट हैं और ख़ास करके आरओ-आरओ में जो एग्रीकल्चर संबंधित मुद्दे पूछे जाते हैं ना, उसमें चीनी उत्पादन में आपको ज़रूर ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना? इथेनॉल मिश्रण को भी लेकर के एक डेट पूछी जाती है जिसमें बताया गया है, भारत में इथेनॉल मिश्रण जो है प्रतिशत 19-20 में 5% था, अभी 2022-23 में 12% हो गया है और इसकी इसी अवधि के दौरान 173 करोड़ लीटर से बढ़ा कर के 500 करोड़ लीटर जो है अधिक इसका उत्पादन हो गया और दोस्तों आपको जान के अ, हैरानी होगी कि भारत जो है अपने इस लक्ष्य के आगे काफ़ी समर्पित है और 2030 तक जो है 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग हमें करनी है। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। मेले की थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम थी, ठीक है? जिसका अर्थ होता है विश्व एक परिवार है। और भी इसमें इतने देश आए थे, ये लोग थे, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं। थीम और कहाँ पर हुआ था, ये बस 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? और साथ ही दोस्तों इसमें जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, बस इतना याद रखिएगा, कभी-कभी उद्घाटन के भी बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? हेमफेस्ट क्या है दोस्तों? हेमफेस्ट 2023 गुजरात के अहमदाबाद में 25 से 26 नवंबर तक 2023 तक आयोजित किया गया था। यह एक राष्ट्रीय सम्मेलन था जो शौकिया यानी कि हम जो है जो हैबिट के रूप में इसको शौक के रूप में रखते हैं, हैम ऑपरेटरों को एक साथ लाता है। सम्मेलन का गुजरात रेडियो क्लब और भारत रेडियो समाचार एसोसिएशन आईरू द्वारा किया गया है। सम्मेलन में 1000 से अधिक लोग पार्टिसिपेट किए। इन सब दिमाग रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ आपको अहमदाबाद में ये हैमफेस्ट आयोजित किया गया। ये सिर्फ़ सीधे पूछा जा सकता है, यूपी के एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना? दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 जेनेरिक दवाओं का निर्माण किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब ये 4 जेनेरिक जेनेरिक दवाओं के नाम आप याद रखना है बस। देश में दुर्लभ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो रेयर डिज़ीज़ के रूप में 4 जेनेरिक दवाओं का जैसे आप कभी देखते होंगे कि इस बच्चे को 1 करोड़ का इंजेक्शन लगना है या डोनेशन लोग माँगते हैं ना, उस तरीके की ये बीमारियाँ हैं। ठीक है ना? 4 दुर्लभ बीमारियाँ हैं जो टायरोसिनेमिया टाइप 1, गौचर्स रोग, विल्सन डिज़ीज़ और ड्रोवेट लेनॉक्स गैस्टार्ट सिंड्रोम। ये दवाएँ अब बाज़ार में उपलब्ध हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने नई दिल्ली में कहा कि अब इन बीमारियों के लिए फ़िलहाल भारतीयों को दवाओं के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, जिसमें 4 बाज़ार में उपलब्ध हैं और बहुत सस्ती मिलेंगी, ठीक है ना? अब ये जो दवाएँ बनाए हैं इन्होंने, इसमें टायरोसिनेमिया टाइप 1 को पीलिया, बुखार बिगड़ने और लीवर कैंसर से पहचाना जाता है। इसके उपचार के लिए निटनिसॉन औषधि जो है वो विकसित की गई है। निटनिसॉन का नाम याद रखना है। पहले इस औषधि का आयात किया जाता था, बच्चे के शरीर के वज़न के आधार पर प्रतिवर्ष इस दवा में लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब यह खर्च घट करके 2.5 लाख रुपए रह जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस तरीके की बीमारियों के बारे में भी आप जानें और ये जानें कि इनका इलाज अब भारत में संभव है और जेनेरिक दवाएँ जब आएँगी, तो इसमें 2 ढाई लाख में इलाज हो सकता है। वैसे ही गोचर रोग के उपचार के लिए एलिग्लुस्टैट दवा विकसित की गई है। बीमारी रोगी का लीवर बढ़ जाता है और थकान होने लगती है। विल्सन्स डिज़ीज़ के कारण आरबीसी अ, होमोसिस अ, होमोलिसिस हो जाता है जिसके उपचार के लिए स्वदेशी दवा जो है क्या है? ट्राइएंटीन विकसित की गई है। ट्राइएंटीन, नीटिसिनॉन ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है ना? और साथ ही एक है ड्रोवेट लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम इसके उपचार के लिए कैनाबिडियोल कैनाबिडियोल विकसित किया गया है। इसका घोल जो है मुँह के ज़रिए दिया जाता है। इससे पहले इन दुर्लभ बीमारियों के लिए उपलब्ध सभी दवाओं का आयात किया जाता था और यह इसका इलाज बहुत महँगा पड़ता था। दुर्लभ बीमारी ऐसी बीमारी अवस्था होती है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं कि लोग पीड़ित होते हैं किसी देश में एक समय में केवल 6 से 8% जनसंख्या ऐसे रोगों से पीड़ित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस तरह के करीब 10 करोड़ रोगी होंगे और इनमें से लगभग 80% रोग जो है वो क्या होते हैं जेनेटिक होते हैं। इसमें कोई
आपका दोष खान-पान या जो आपकी जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है उनमें नहीं होती। तो इन दवाओं का नाम आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। अब ये उड़ान भरी तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। लेकिन अब तेजस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तेजस के बारे में आपसे कुछ जानकारी ली जा सकती है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें की जाएँगी? तो कर्नाटक में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस उड़ान लड़ाकू विमान उसमें उड़ान भरी। ये उड़ान प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएएल के दौर से समय भरी। श्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान कारखाने सहित अन्य विनिर्माण इकाइयों की गतिविधि में व्यापक समीक्षा भी। ठीक है ना? इस रक्षा उत्पादों में वृद्धि के लिए ये किया जा रहा है। 2024-25 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है ना? 15,920 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात भारत सरकार कर रही है। भारतीय वायुसेना 83 तेजस विमानों की खरीद की प्रक्रिया आरंभ की है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल चीफ जो है बी.आर. चौधरी ने हाल ही में बेंगलुरु में एचएएल की 2 सीट वाले पहले एलसीए प्रशिक्षु विमान की समीक्षा की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्यों चर्चा में है, बस ये हमारे लिए ज़रूरी है। गुरु नानक जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, इसको गुरु पर्व बोला जाता है। गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व पूरे भारत में, दुनिया भर में 27 नवंबर 2023 को धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह पहले सिख गुरु गुरु नानक देव की जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। इस वर्ष गुरु नानक देव की जयंती की कौन-सी जयंती थी? 554वीं जयंती थी। गुरु नानक देव का जन्म जो है नानक शाही कैलेंडर के कार्तिक माह पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन दुनिया भर के श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के तलवंडी गाँव में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहिब के लिए टूरिस्ट जो है विभिन्न समय पे न्यूज़ में भी ये रहता है। इस अवसर पर प्रकाश पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। गुरुद्वारों में लोग जाते हैं, सिख समुदाय के लोग और सेवा में शामिल होते हैं। गुरु नानक के नाम पर लंगर भोग लगते हैं, गुरुद्वारों में कीर्तन किया जाता है। गुरु पर्व के रूप में गुरु पर्व भी इसी को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। केंद्र सरकार ने आज आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदल करके क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। बस इतना नाम याद रखना है, ठीक है ना? इस टैगलाइन आरोग्यम इसका टैगलाइन जो है आरोग्यम परामम धनम, ठीक है ना? आरोग्यम परामम धनम जो है इसका टैगलाइन कर दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र के ज़रिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ठीक है ना? अब ये भारत आयुष्मान भारत के बारे में आप डिटेल में जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है फ्री होता है, आप सभी लोगों आयुष्मान कार्ड बना करके, जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। मोबेला वैक्सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रूबेला और खसरा को मोबेला वैक्सीन के रूप में डेवलप किया गया है, दोनों ही बीमारियों के लिए एक वैक्सीन, ठीक है ना? जिसमें माबेला इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना? भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रूबेला के बच्चों को बचाव के लिए आज वैक्सीन का माबेला जारी किया। वियतनाम की पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित की गई वैक्सीन को आईआईएल डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने 25वें समारोह हिस्से के रूप में तमिलनाडु के ऊटी में जारी किया। ठीक है ना? खसरा जो है और रूबेला 2 गंभीर संक्रामक बीमारियां होती हैं, जो वायरस के कारण होती हैं। तो ये सीधे प्रश्न आपके बायोलॉजी में पूछा गया है। दोनों बीमारियाँ अत्यधिक संक्रामक हैं और आसानी से व्यक्ति में फैल जाती हैं। खसरा एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। ये बीमारी आमतौर पर 10 से 12 दिनों तक रहती है। खसरा के लक्षण आमतौर पर बीमारी के 10 से 14 दिनों के भीतर ही दिखाई देते हैं। इन लक्षणों में बुखार, खाँसी, नाक बहना, लाल और खुजलीदार चकत्ते पड़ने लगते हैं शरीर पर। ये इनके कुछ लक्षण हैं। ठीक है ना? वहीं अगर रूबेला की बात करें तो ये जो है अगर खसरा से अगर गंभीर हो जाता है तो इसमें छोटे बच्चों में खास करके होता है। इसको न्यूमेनिया, मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल पाल्सी और मृत्यु भी इससे हो सकती है। वैसे ही रूबेला जो है एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। ये बीमारी आमतौर पर 2 से 3 दिनों तक रहती है और रूबेला के लक्षण आमतौर पर बीमारी के 14 से 21 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। इन लक्षणों में शामिल है बुखार, सूजन ग्रंथियाँ और चेहरे पर लाल चकत्ते होना। रूबेला आमतौर पर एक हल्की बीमारी होती है लेकिन यह गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर हो सकती है। रूबेला से संक्रमित गर्भवती महिला के बच्चे को जन्मजात रूबेला सिंड्रोम भी सीआरएस हो सकता है। और सीआरएस एक गंभीर विकार है जो जन्मजात विकृतियों में बौद्धिक अक्षमता और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को प्रमोट कर सकता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हमारा खसरा और रूबेला के लिए टीकाकरण जो है, वो किस तरीके से है उसके बारे में देख सकते हैं कि जो खसरा और रूबेला का टीकाकरण जो है 2 खुराक में दी जाती है। पहली खुराक आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है, दूसरी खुराक जो है 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर के अभी भारत सरकार काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट है
और उसके लेकर के सरकारी जो अस्पतालों में आपको पता है बच्चों को निःशुल्क जो है वैक्सीनेशन कराया जाता है। क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड के आज श्री क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। पिछले महीने में चुनाव के बाद श्री लक्सन को पार्टी की 2 छोटी पार्टियों के बीच शुक्रवार में एक उनके नेतृत्व में गठबंधन में सरकार बनी है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा क्रिस्टोफर लक्सन आपको ना लक्स से याद रखिएगा, लक्स साबुन है उसी से लक्सन बने हैं। न न से न्यूजीलैंड हो जाएगा, याद रखना है। H9N1 एक फ्लू है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। उत्तरी चीन में H9N2 संक्रमण के बढ़ते मामलों से भारत सतर्क है। ठीक है ना? भारत सरकार ने इन मामलों के बारीकी से निगरानी की जा रही है और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। दोस्तों एक एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और माना जा रहा है कि चीन के हॉस्पिटल्स में बच्चों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। ठीक है ना? कोरोना से भी खतरनाक ये है और बच्चों में ये ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है दोस्तों? H9N2 जो है एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुर्गियों और अन्य पक्षियों में फैलता है। यह मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन ऐसा दुर्लभ है। ठीक है ना? H9N2 जो है संक्रमक के लक्षण आमतौर पर फ्लू के समान होते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, नाक बहना, थकान आदि शामिल है। चीन में H9N2 संक्रमण के पहले मामले अक्टूबर 2023 में सामने आए थे। तब से देश में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर मामले उत्तरी चीन में हुए हैं और ये बच्चों में देखे जा रहे हैं। ठीक है ना? को लेकर के चीन में जानते हैं आप मीडिया बहुत ही कम सक्रिय है। इस वजह से उसकी आंतरिक चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती। इज़राइल और हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम जो है वो चल रहा है, इसको 1-2 दिन और बढ़ाया गया है। ठीक है ना? इज़राइल और फ़िलिस्तीन आतंकी समूह जो है हमास के 4 दिन का युद्ध विराम जो है आज शुरू हुआ। यानी कि ये जो है मेरे ख़्याल से 29 की बात है। ठीक है ना? अस्थायी युद्ध विराम है जो इज़राइली बंधकों को हमास द्वारा गाज़ा में रिहाई का विवरण देते हुए कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और मध्यस्थ मामले माजिद अल अंसारी ने इसको बताया है। ठीक है ना? इसमें क्या होगा कि दोनों जो बंदी हैं, वह जो है क्या करेंगे, एक-दूसरे को आदान-प्रदान करेंगे, ठीक है ना? इसमें 150 फिलिस्तीनियों के बदले जो है 50 लोगों को जो है बंदी बनाया गया था, उसको जो है रिहा करेंगे ये लोग। इज़राइल पर हमास आतंकियों के हमले जो है पिछले महीने यानी कि अक्टूबर 7 तारीख को संघर्ष शुरू हुआ था और जारी है, ठीक है ना? और इस पर जो है युद्ध विराम दिया गया है सिर्फ़ 4 दिनों राइथु बंधु योजना जो है काफ़ी फ़ेमस है दोस्तों। आज भारत में 4 राज्यों के चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं जिसमें आपने देखा कि तेलंगाना को छोड़ कर के आपके मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली है। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना सरकार को राइथु बंधु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता वितरित करने की अनुमति वापस ले ली है। यानी कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार के मंत्री द्वारा मतदान से पहले एक चुनावी जनसभा में इस योजना के विवरण के संबंध में की गई घोषणा को अ, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कदम उठाया। ठीक है ना? तो ये नाम जान लीजिएगा बस तेलंगाना में है राइथु बंधु योजना। क्लियर है ना? अब वहाँ पर जो है जो बीएसआर पार्टी है उसको जो है कड़ी हार मिली है और 2 लगातार 2 जीत के बाद ये हैट्रिक अपनी नहीं लगा पाए और कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ उभर कर आई है। बीजेपी को भी कुछ सीटें मिली हैं वहाँ पर 7 से 8 सीटें अभी दिखाई जा रही हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो कहाँ खोली जाई है दोस्तों? लद्दाख के हैनले में, बस इतना याद रखना है। डार्क स्काई रिज़र्व पूर्वी लद्दाख के होनले गाँव में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में रहेगी ये। बस इतना याद रखना है आपको। ये 4500 मीटर की ऊँचाई पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है वह लगाया गया है। इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊँचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है भारतीय खगोल वेधशाला के निकट ये लगाया जा रहा है। ये भारत में पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 108 नंबर का न्यूज़ है। तिलक्यारा सुरंग 17 दिन से जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये न्यूज़ मैंने बताया था कि पहले भी। बस याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों की 17 एजेंसियाँ इसमें लगी हुई थी। 17 से अधिक एजेंसियाँ जो है इसमें लगी हुई थी। 12 नवंबर को ढह गई थी ये सुरंग और उनको जो है निकाला गया 17 दिन बाद जो है लगभग 29 नवंबर को निकाला गया। ठीक है ना? बस इतना ही याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं। चलिए गाइडेड मिसाइल जो है डिस्ट्रॉयर के स्टील विध्वंसक पोत इम्फाल का भी जो है अनावरण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 15 बी के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ और इस मंथ 2-3 बार ये न्यूज़ में रहा। सूरत और इम्फाल जो है ये लास्ट 2 बचे हुए जो हमारे विध्वंसक पोत थे उनका भी अनावरण हो चुका है। ठीक है ना?
तो ये जो है 15 बी जो है 15 सीरीज़ के बारे में हमने डिटेल बात की थी पिछले क्लास में, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। इम्फाल का जो है अनावरण अभी हाल ही में किया गया, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 15 बी में 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल है, जिसमें विशाखापत्तनम, मार्मुगाओ पहले ही था, सूरत और इम्फाल का इस हाल जो है अनावरण किया गया है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला जो है बाली यात्रा, ये कहाँ पर आयोजित किया है दोस्तों? तो ये बाली यात्रा उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत के स्मृति में मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ जो है कल यानी कि लास्ट में मंथ में 28-29 को ये किया गया था। महानदी के तटों पर किया गया, ठीक है ना? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वर्ष के उत्सव की शुरुआत हुई। ये उत्सव जो है अगले महीने 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। उड़ीसा और अन्य राज्यों में सांस्कृतिक दल शाम को मेले के आयोजन स्थल पर उड़ीसा छाऊ बिहू, महारी, गोटीपुआ, संबलपुरी, स्थानीय लोक नृत्यों के साथ जो है प्रस्तुति देंगे। इस वर्ष में मेल विभिन्न हस्तशिल्प, घरेलू सामान, खाद्य पदार्थ आदि जो है 2000 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और ये मेला काफ़ी चर्चित मेला है। पाली यात्रा जो है, वह कहाँ पर मनाया जा रहा है? उड़ीसा में मनाया जा रहा है, बस इतना आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है, निसार के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि भारत और अमेरिका आगामी महीनों में पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे। उनका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक ऑपरेचर रडार, जिसको निसार रखा गया है। काफ़ी दिनों से चर्चा में है, बीच में इसको क्या किया गया था, कुछ कारणों से इसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना? याद रखना है। भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देगा मलेशिया। तो श्रीलंका के बाद दोस्तों मलेशिया एक ऐसा देश बन रहा है जो पहले दिसंबर से यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश में आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अब मलेशिया में भारतीय नागरिक 30 दिनों तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कल पुत्रजाय में पीपुल्स जस्टिस पार्टी की वार्षिक बैठक में घोषणा की, भारत के साथ-साथ चीन के नागरिकों को भी पहले दिसंबर से मुफ्त वीज़ा प्रवेश प्रवेश जो है ये दिया जा रहा है। तो ये श्रीलंका पहला देश बना था अभी हाल ही में, आपने देखा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आपकी अगली न्यूज़ जो है काशी तमिल संगमम, दूसरा चरण ये है। पहला चरण जो है अभी पिछले साल 2022 में आयोजित किया गया था। आईआईटी मद्रास द्वारा जो है 27 नवंबर 2023 को पंजीकरण पोर्टल के साथ लॉन्च के साथ जो है काशी तमिल समागम के दूसरे चरण को का मंच पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जो है 17 दिसंबर को प्रस्तावित होना है। यह दिवस जो है 30 दिसंबर 2023 तक आयोजित पवित्र तमिल मार्गली महीने का पहला दिन है। पहले संस्करण का की तरह यह कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के जुड़ाव की सहायता प्रदान करता है। ये देखिए इसमें जो है 8 ट्रेनें निर्धारित की गई हैं। 8 दिनों में एक गहन अध्ययन के लिए 1400 लोग यात्रा करेंगे। 8 दिनों में एक गहन दौर के लिए ट्रेन से वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या की यात्रा भी इनको कराई जाएगी। साथ ही दोस्तों लगभग 200-200 व्यक्तियों के 7 समूहों में विभाजित किया गया है। इसमें स्टूडेंट होंगे, व्यवसायी होंगे, टीचर्स होंगे वहाँ के, और गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी के नाम पर इनको रखा गया है। टोटल ग्रुप जो है 7 ग्रुप बनाए गए हैं। सातों का नाम जो है नदियों के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ ओटीटी पुरस्कार जो है गोवा में 54वें फ़िल्म अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में ये पंचायत सीज़न 2 को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ के लिए। बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है ना? इनके कैरेक्टर आदि के बारे में भी इसमें दिया गया है। आप सभी को पता होगा, लगभग सभी ने देखी है, नहीं देखी होगी तो आप एग्ज़ाम बाद जो है इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसी में घोषित किया गया। 54वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव इफ्फी में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना? बस इनको याद रख लीजिएगा, किसको सम्मानित किया गया? इनका नाम है आपके हॉलीवुड अभिनेता हैं, निर्माता माइकल डगलस, ठीक है ना? माइकल डगलस का नाम आप याद रखेंगे, इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही दोस्तों आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण जो है AIGIF का चौथा संस्करण जो है वो 28 नवंबर 2023 को मलेशिया के लैंगवाकी में लॉन्च किए गए, ठीक है ना? आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम, बस इतना ही याद रखना है। इसमें जो है इस फोरम में चौथे संस्करण में 200 प्रतिभागियों ने भारत समेत 10 आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है ना? बस इसका शहर का नाम याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवल्य धाम संस्थान लोनावाला का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया 29 नवंबर को। महाराष्ट्र के लोनावाला में स्कूल शिक्षा प्रणाली में योग के एकीकरण विचार प्रकट करना इसका थीम था। विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्घाटन जो है किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था, ठीक है ना? हमारी द्रौपदी मुर्मू ने, बस इतना याद रखना है। तो कैवल्य धाम संस्थान लोनावाला का शताब्दी समारोह है। इसमें
इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, बस इतना ही करना है, उसके बारे में डिटेल चीज़ें हैं उसको नहीं। श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मंथ है ये। श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट केंद्र शोध संस्थान, यानी कि श्री अन्न का मतलब है मोटे अनाजों पर वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र हैदराबाद में, और ये भारत का पहला है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो है श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना? इसकी घोषणा जो है पूसा परिसर दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव में मोदी जी ने की थी। ठीक है ना? इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसको याद रखेंगे। कुछ 15-20 न्यूज़ और हैं दोस्तों, इसमें क्लास में आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये न्यूज़ जो है आपके लिए सीधे परीक्षा में पूछे जाएँगे। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता हुआ है दोस्तों। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने घाटी स्थित मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यूएनएलएफ का गठन 1964, मतलब बस 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला है जिसमें आप जो है हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मिशन सचिवालय के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कि मेंटोरशिप बैच है, आपका प्री कम मेंस बैच है, एस्से राइटिंग बैच है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, एनुअल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और भी मेंस के लिए, प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, और ये करंट की जो सीरीज़ चल रही है ना, वो मात्र ₹287 में आपको दिसंबर लास्ट तक अवेलेबल रहेगी, उसके बाद इसका प्राइस जो है 400 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी रही, और कुछ न्यूज़ बची है, आइए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इस न्यूज़ के बारे में आप ध्यान से ये समझिए कि इसको और भी शॉर्ट करके 1-2 दिन में आपको मैगज़ीन में प्रोवाइड करा दूँगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे से और पढ़ाई कर सकते हैं। तो यूएनएलएफ के बारे में इतना ही आप जानिए, बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? भारत में जैव अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 साल में 12 गुना की वृद्धि की है, बस यही लाइन आप याद रखिएगा, कोई अधिक जानकारी इसमें लेने की आवश्यकता वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है पीएम जनमन, इसका नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिरसा मुंडा की भी बात आप याद रखेंगे, जैसा कि हमने बताया था 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा दिवस जो है जनजातीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वो जो है दिवस जो है इस बार काफ़ी सफल रहा, और छत्तीसगढ़ में आपने देख लिया किस किस तरीके से मोदी जी ने इसका जो है भुनाया है, और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से चुनाव में बाजी पलटी है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है पीएम जनमन इसका नाम है, ठीक है ना? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 रुपए करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी, जिसमें इसकी होगी 15,336 करोड़, राज्य की हिस्सेदारी 8,776 करोड़। कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन नाम दिया गया है, को मंजूरी दी गई। अब इसके अंतर्गत क्या होंगे दोस्तों, 11 मुद्दे ऐसे होंगे, 11 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न मंत्रालय जो है इस पे कार्य करेंगे। जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पूर्व खूंटी में से इस अभियान की घोषणा इन्होंने की थी। अब ये विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं पीवीटीजी को की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन के बारे में बजट 2023-24 में भी वर्णन किया गया था। अब ये कौन-कौन से मुद्दे होंगे, जैसे कि सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका जैसे ऐसे मुद्दे हैं, जो कुल 11 मुद्दे हैं। 11 विषयों पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी अगले 3 वर्षों। ठीक है ना? कुल 24,104 करोड़ रुपए इस पे खर्च करने हैं। केंद्र सरकार द्वारा 15,336 करोड़ रुपए इस पर दी जाएँगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा, ये मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम जनमन योजना जो है इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में आपने सुना ही है, जिसमें 5 किलो राशन मिलता है, वही 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2024 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए इसे और बढ़ा दिया गया है, जिसके अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष तक ये 11,80,000 करोड़ रुपए तक की अनुमानित लागत राशि से ये जो है योजना संचालित होगी। तो मेरे ख्याल से ये रही कंप्लीट जानकारी आपके कंप्लीट करंट अफेयर्स की, और ये मंथ की बात जो है आप जो है पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप के हैं, जो लोग भी ये ग्रुप से जो नोट्स लेना चाहते हैं, उनके बारे में मैंने बताया कि आप जो है हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप के माध्यम से इसको ले सकते हैं, ठीक है ना?
ये 12 महीने का मैगज़ीन आपको मिलेगा, 12 मैराथन क्लासेस मिलेंगी, 2-3 घंटे की 2-2 क्लासेस हो जाती हैं कभी-कभी। 1200 एमसीक्यू पीडीएफ के साथ उसके आंसर भी मिलते हैं, ठीक है ना? वीकली करंट अफ़ेयर्स और डेली करंट अफ़ेयर्स भी आपको मिलेंगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। निबंध की क्लास आज और आपको एक मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।